नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि नंदराज के घोर अपमान के बाद आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वे नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक अपनी खुली चोटी में गांठ नहीं लगाएंगे। इसके बाद उन्होंने बालक चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और उसे तक्षशिला में हर प्रकार की शिक्षा देकर एक योग्य योद्धा और भावी सम्राट के रूप में तैयार करना शुरू किया। लेकिन अब समय आ चुका था अपने महान उद्देश्य की ओर पहला कदम बढ़ाने का। आगे की राह आसान नहीं थी। विदेशी आक्रमणकारी भारत की सीमाओं तक पहुंच चुके थे और देश के छोटे बड़े राज्य आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे। ऐसे कठिन समय में एक ऐसी घटना घटी जिसने चंद्रगुप्त के प्राण बचा लिए और आचार्य चाणक्य को भविष्य के खतरों के प्रति और अधिक सावधान कर दिया। साथ ही मगध के भीतर ही चाणक्य को ऐसे सहयोगी मिलने लगे जो नंद वंश के पतन और भारत के भविष्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। तो आइए जानते हैं चाणक्य कथा भाग 8 में कैसे आचार्य चाणक्य ने अपनी दूरदर्शिता और नीति से मित्रों और सहयोगियों का ऐसा जाल बिछाया जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। गुरु और शिष्य चाणक्य और चंद्रगुप्त लगातार यात्रा कर रहे थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के कारण दोनों थक चुके थे। दोपहर का समय था। सूर्य की तपती किरणें धरती को झुलसा रही थी और प्यास से उनका कंठ सूखने लगा था। तभी चंद्रगुप्त ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे क्षमा करे गुरुदेव, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाता। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। चाणक्य ने स्नेह से अपने शिष्य की ओर देखा और बोले, कोई बात नहीं पुत्र, तुम इस वृक्ष की छाया में विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आता हूं। इतना कहकर वे जल की खोज में चले गए। कुछ समय बाद जब वे जल लेकर लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशाल शेर बेहोश पड़े चंद्रगुप्त पर झपटने ही वाला था। चंद्रगुप्त, चाणक्य के मुख से भयभीत चीख निकल गई, लेकिन उसी क्षण हवा को चीरता हुआ एक तीव्र तीर आया और सीधे शेर के शरीर में जा धंसा। भयंकर गर्जना के साथ वो शेर धरती पर गिर पड़ा। चाणक्य ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उनके सामने एक यवन सेनापति खड़ा था। वो था सेल्यूकस। चाणक्य ने उसका आभार व्यक्त किया। सेल्यूकस ने पूछा, आप लोग कौन हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, ये मगध का निर्वासित राजकुमार है और मैं इसका गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य हूं। सेल्यूकस बोला, मेरा शिविर पास ही है, आप दोनों वहां चलकर विश्राम कर लीजिए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, आपने हमारे ऊपर महान उपकार किया है। भारतीय कभी किसी का उपकार नहीं भूलते, लेकिन इस समय हमें क्षमा करें। किसी अन्य अवसर पर अवश्य मिलेंगे। सेल्यूकस वहां से चला गया। जब चंद्रगुप्त को होश आया और उसे सारी बात पता चली तो उसने कहा, गुरुदेव, हमें उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए था। चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, नहीं पुत्र, राजनीति में हर निर्णय दूरदर्शिता से लिया जाता है। आज उसने हमारे प्राण बचाए हैं, कल वो बदले में हमसे ऐसा कुछ मांग सकता है जो हमारी मातृभूमि के लिए घातक हो। क्या वो हमसे भारत के विरुद्ध सहायता मांग सकता था? संभव है, और तब उसे मना करना अत्यंत कठिन होता। चंद्रगुप्त अपने गुरु की बुद्धिमत्ता देखकर अभिभूत हो उठा। चाणक्य बोले, पास ही महर्षि दांड्यायन का आश्रम है, चलो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि दांड्यायन ने उनका स्वागत किया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य महान है। यदि तुम्हारे हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम और सत्य के प्रति निष्ठा बनी रही तो सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। उनके शब्दों ने चाणक्य और चंद्रगुप्त के मन में नया उत्साह भर दिया। कुछ समय बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से मगध की सीमा से दूर एक विशाल आश्रम का निर्माण कराया। गांधार की राजकुमारी अलका ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसी दौरान समाचार मिला
कि सिकंदर और महाराज पुरु के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राजकुमारी अलका ने पूछा, आचार्य, अब आगे की योजना क्या है? चाणक्य की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। मैंने मगध में अपना जाल फैला दिया है। अब वहां हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो भीतर से हमारी सहायता करेगा। वो कौन है? नंदराज की पुत्री राजकुमारी कल्याणी। अलका आश्चर्यचकित रह गई। चाणक्य बोले, मौर्य परिवार की हत्या के बाद उसके मन में अपने पिता के प्रति घृणा भर गई है। वही हमारे लिए विद्रोही सैनिकों की सेना तैयार करेगी। फिर उन्होंने कहा, और मेरा प्रिय शिष्य सिंहरण भी मालव सेना का नेतृत्व संभालकर हमारी सहायता के लिए तैयार होगा। उसी दिन आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले ऐसे सैनिकों की खोज की जो सेनापति मौर्य के प्रति निष्ठावान थे। जब उन्हें पता चला कि अंतिम मौर्य चंद्रगुप्त जीवित है, तो उनकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। इन्हीं सैनिकों के माध्यम से चाणक्य ने राजकुमारी कल्याणी को गुप्त संदेश भेजा। एक गुप्त स्थान पर चाणक्य और कल्याणी की भेंट हुई। जब कल्याणी को पता चला कि चंद्रगुप्त जीवित है, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने भावुक होकर कहा, मेरे पिता ने चंद्रगुप्त के साथ बहुत अन्याय किया है। यही कारण है कि मैं उनसे घृणा करती हूं। चाणक्य बोले, क्या तुम चंद्रगुप्त का साथ दोगी? निश्चित रूप से आचार्य, मुझे आदेश दीजिए। चाणक्य बोले, हमें सेना की आवश्यकता है। तुम्हें विद्रोही सैनिकों को संगठित करके एक विशाल सेना तैयार करनी होगी। कल्याणी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। और जिस दिन तुम्हारी सेना तैयार हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी भेंट चंद्रगुप्त से होगी। कल्याणी ने प्रसन्नता से सिर झुका दिया। तब चाणक्य बोले, मैं केवल नंद वंश का अंत नहीं चाहता, मैं इस देश का भाग्य बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष पर एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट हो जिसके रहते कोई विदेशी हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठाकर भी न देख सके। राजकुमारी कल्याणी श्रद्धा से बोली, आचार्य, इस महान कार्य में मुझसे जो भी योगदान होगा मैं अवश्य दूंगी। इसके बाद चाणक्य अपने आश्रम लौट आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में संघर्ष और भी कठिन होने वाला है। भारत के भविष्य का निर्णय अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धि, धैर्य और दूरदर्शिता से ऐसे सहयोगियों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया जो आगे चलकर नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। एक ओर विदेशी शक्तियां भारत की ओर बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर चाणक्य धीरे धीरे पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्या राजकुमारी कल्याणी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएगी? क्या विद्रोही सैनिक चंद्रगुप्त का साथ देंगे? और क्या आचार्य चाणक्य अपने महान स्वप्न को साकार करने की दिशा में अगला कदम सफलतापूर्वक उठा पाएंगे? इन सभी रोचक घटनाओं को जानने के लिए मिलते हैं चाणक्य कथा भाग 9 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।